तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 23 नवंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। ये एग्जाम एनालिसिस आज थोड़ा सा लेट आ रहा है क्योंकि कल रात को हम लोग किसी फंक्शन में चले गए थे, जिस वजह से एनालिसिस नहीं भेज पाए। लेकिन पीडीएफ सबको भेजा था भैया हमने, कहीं पर भी रहे हम एक एक व्यक्ति को पीडीएफ हम जरूर भेजते हैं। और कल रात को 11 बजे तक हमने लगातार पीडीएफ भेजा है और उसके बाद में आज सुबह भी हमने पीडीएफ भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं मंगाई है वो लोग पीडीएफ मंगा लीजिए। तो चलिए आपको बता दें 100% रियल प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है वो लोग चाहते हैं कि एग्जाम को किसी भी तरह से क्वालिफाई कर जाए, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई उन्होंने नहीं की है तो वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उस पीडीएफ को पढ़ करके बहुत सारे लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, अभी आपको एग्जाम्पल भी दिखा देंगे। और कल भी बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं उस पीडीएफ को मात्र 2 से 3 दिन में पढ़ करके। 112, 107, 104 नंबर तक लोगों के आए हैं। तो चलिए आपको दिखा देते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि 30 नवंबर तक लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। ये एग्जाम एनालिसिस आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद में महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उसकी भी पीडीएफ आपको सबसे कम प्राइस में आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं किन लोगों को पीडीएफ प्राप्त करने से फायदा हुआ है और किन लोगों ने कितने प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संग्राम सिंह, इनके 107 नंबर आए हैं। सेकंड शिफ्ट में इनका एग्जाम है। थैंक्स सर। और इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी हमारे पास में भेजे हैं और ये एग्जाम को आसानी के साथ में क्वालिफाई कर गए हैं। इसके बाद में एक और आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर मेरा नाम वैदेही चौहान है, आज मेरे सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था। 96 नंबर इनके आए हैं और इन्होंने भी बहुत सारे हमारे पास में क्वेश्चन भेजे हैं। इसके बाद में सर 104 विकास सिंह, प्रयागराज यूपी से एग्जाम देने आए थे और इन्होंने भी एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया है। तो आप तीनों लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन। मेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, हम आपकी मेंस एग्जाम की तैयारी भी कराएंगे। तो आप भी एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 15 रुपए की पेमेंट करके आपको पीडीएफ प्राप्त कर लेना है। ठीक है, देखिए पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर एक स्कैनर दिख रहा होगा, इस स्कैनर का स्क्रीनशॉट खींचना है। इसी स्क्रीनशॉट पर मात्र 15 रुपए का आपको पेमेंट करना है। सक्सेस जंक्शन के नाम से आ जाएगा। पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर सेंड कर देना है और आधे घंटे के अंदर आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी। ठीक है, पेमेंट कैसे करना है आपको पता ही है। इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे में जाइए, स्कैनर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर गैलरी सिलेक्ट कीजिए। गैलरी में जाकर के आपको ये फोटो सिलेक्ट करना है। जैसे फोटो सिलेक्ट करेंगे आपके सामने सक्सेस जंक्शन या फिर अतुल शुक्ला नाम आ जाएगा। 15 रुपए का पेमेंट कर देना और इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा, तो पीडीएफ में आपको हर एक सब्जेक्ट मिलने वाला है। मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, संस्कृत, इसके अलावा आपका इंग्लिश की वीडियो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद सौरमंडल मिल जाएगा, अंतरिक्ष मिल जाएगा, मिट्टियाँ मिल जाएंगी और जो है आपका लेटेस्ट जितने भी एग्जाम एनालिसिस हुए हैं 18 से लेकर के अब तक के, वो सारे आपके पास में पहुंच जाएंगे। 17 तक के जो एग्जाम एनालिसिस हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पर डले हुए हैं। तो 17 तक की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आज हमारे पास में आ चुके हैं। एनवायरमेंट से हम शुरुआत करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, देखिए ये भी अपनी पीडीएफ से पूछा गया है, सौरमंडल वाली से। कौन सा ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो 90 डिग्री झुके हुए हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला है उसका सही आंसर यूरेनस, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है। देखिए, तो यूरेनस ग्रह अपने अक्ष पर 90 डिग्री झुका हुआ है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो इस तरह से घूमता है। यूरेनस के इस झुकाव की वजह से यह सूर्य की परिक्रमा करते समय लुढ़कती गेंद की तरह दिखता है। तो हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ रहे हैं लुढ़कती गेंद की तरह दिखने वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका यूरेनस हो जाएगा। अब यूरेनस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए क्योंकि यूरेनस अभी ट्रेंडिंग में है, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो यूरेनस दूरबीन से खोजा जाने वाला पहला ग्रह था। यूरेनस पर मौसम चरम पर होता है। यूरेनस के ध्रुवीय इलाकों में सालों तक सूरज की रोशनी रहती है और फिर उतने ही साल जो है अंधेरा रहता है। अगर ध्रुवों की बात करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 साल तक यहाँ पर क्या होता है, अंधेरा रहता है और 1 से 1.5 साल तक लगातार रोशनी रहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस की धुरी इस तरह झुकी है, मतलब 90 डिग्री झुकी है, इसलिए उस पर किसी बड़ी वस्तु की जो है टक्कर हो गई थी। मतलब घूम रहा था बेचारा, ठीक है ना, किसी बड़ी वस्तु की इस पर टक्कर हो गई तो 90 डिग्री बेंड कर गया। ठीक है, तो 90 डिग्री झुक गया है किसी बड़ी वस्तु की टकराहट की वजह से। और पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यह भी आपको याद रखना है। और 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर दिन रात किस वजह से होते हैं, तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इस वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला भैया नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको हमने आंसर नहीं लिखा है, ठीक है ना? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए, अभी कीजिए कमेंट। नमक का क्या सूत्र होता है? नमक का सूत्र नहीं कमेंट कर पाए तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारी पढ़ाई का, ठीक है ना? चलिए आंसर आप कमेंट कर देना, डिटेल हम बता देते हैं। देखिए, तो इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। यह एक आयनिक यौगिक है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। तो ये समुद्र से आप अपन को जल मिलता, वो मिलता है क्या, नमक मिलता है, ठीक है ना? समुद्र के जल जल से अपन को नमक मिलता है और समुद्र में जो NaCl है इसकी वजह से उसका खारापन होता है, उसी का अपन यूज कर लेते हैं और नमक तैयार कर देते हैं और बहुत सारे नमक आपको देखने को मिलते हैं। नमक में क्या होता है? आयोडीन होता है। अगर आयोडीन नहीं होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? सबको बार बार बताया है, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक बीमारी होती है जिसे हम गोइटर कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लीजिए। एसिटिक एसिड का सूत्र पूछा जा सकता है। अब ये आपका CH3COOH होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सूत्र पूछा जाता है, इसका आपका HCl होता है। हमारे पेट के जो मतलब कि आमाशय होता है, उस आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर HCl पाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। हो सकता है आगे आपसे पूछ लें। क्लोरीन का सूत्र क्या होता है? तो क्लोरीन का सूत्र यहाँ पर Cl होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? मान लीजिए आपके कहीं पर चोट लग गई है और रक्त लगातार बह रहा है, तो कौन से ऐसे विटामिन की आवश्यकता होगी जो इस पर एक परत बना करके इस रक्त बहाव को रोक सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। ये आपके ऑप्शन में भी दिया था, विटामिन के सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो रक्त स्त्राव को रोकने के लिए विटामिन के जरूरत होती है। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। ये प्रश्न ही पूछा जाएगा कि किस विटामिन की वजह से रक्त के थक्के जमते हैं? तो विटामिन के सही आंसर होगा। यह लीवर को प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिससे रक्त सामान्य रूप से जमता रहता है। विटामिन के की कमी से गंभीर रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। अगर विटामिन के आपने आपके शरीर में कम है, तो चोट लग जाएगी और लगातार खून बहता रहेगा और ऐसी स्थिति जो शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटीज वाले, उनके में देखने को मिलती है। अब देखिए, विटामिन के कुछ महत्वपूर्ण फायदे देख लीजिए, क्योंकि हम तो भैया डिटेल में कराते हैं, डिटेल से ही प्रश्न बन रहा है। तो यह स्वस्थ हड्डियों के लिए भी जरूरी रहता है। इसका इस्तेमाल कुछ रक्त के थक्के से जुड़ी समस्याओं को रोकने के लिए और उनके इलाज के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल नवजात शिशुओं में गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए भी किया जाता है। जो बच्चे पैदा होते हैं उस वक़्त भी जो है विटामिन के की गोलियाँ दी जाती हैं और विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो और स्वस्थ बच्चा पैदा हो सके। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए एलम यानी कि एल्यूमीनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना भी होगा, दाढ़ी बनाते वक़्त अगर कहीं पर कट लग जाती है, तो तुरंत जो है फिटकरी लगा दी जाती है। फिटकरी को ही हम एलम कहते हैं। वो क्या करता है? रक्त बहते हुए रक्त को रोक देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान लगातार 2 शिफ्ट में पूछा था और इस शिफ्ट में पूछा है शुद्ध जल का बीओडी का मान कितना होता है? तो चलिए बीओडी के बारे में बताते हैं और 5 से कम होना चाहिए। अभी कल एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि सर उसमें आपने 7 बताया था पीएच मान, पर 7 तो दिया ही नहीं था। भैया जब पीएच मान पूछेगा तब तो देगा ना 7। पीएच मान नहीं पूछा था, आपसे बीओडी मान पूछा था जो कि 5 से कम होता है। तो 5 से कम जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, तो शुद्ध पानी का बीओडी मान 5 पीपीएम से कम होना चाहिए। बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पानी में कितना ऑक्सीजन है, यह आपको बीओडी जो है वो प्रदर्शित करता है। यह पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को मापता है, कितने कार्बनिक पदार्थ जो है वो पानी में मौजूद है। शुद्ध पानी में कोई अशुद्धियां नहीं होती हैं, इसलिए इसका बीओडी मान कम होता है। जितनी ज्यादा अशुद्धि होगी बीओडी मान उतना ज्यादा होगा, जितना शुद्ध पानी होगा बीओडी मान उतना कम होगा। ठीक है, वहीं अत्यधिक प्रदूषित पानी का बीओडी मान 17 पीपीएम या फिर उससे ज़्यादा होता है। तो याद रखना, बीओडी को जो आपका बीओडी मान होता है उसे पीपीएम में नापते हैं, ठीक है? शुद्ध पानी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख ली भैया। शुद्ध पानी के पीछे पड़ चुका है, अभी आप हम लगातार प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, शुद्ध पानी का पीएच स्तर 7 होता है, जिसे हम उदासीन पानी कहते हैं। 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और ये अपनी पीडीएफ से ही आया है। कल तो बहुत सारे प्रश्न पीडीएफ से छपे हुए थे। यह पैमाने के ठीक बीच में होता है, जिससे पानी तटस्थ पेय बन जाता है, यानी कि 7 यानी उदासीन रहता है। शुद्ध जल का जो विभव है वो शून्य होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध पानी में जल के अणुओं की संख्या ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा शरीर किस विटामिन का स्वयं से निर्माण करता है, जिसे हमें किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो किससे हम स्वयं से जो है विटामिन का निर्माण कर लेते हैं? तो अपना विटामिन डी है। विटामिन डी कैसे बनता है? जब सूर्य की रोशनी हमारे स्किन पर पड़ती है तो फिर हमारा शरीर अपने आप विटामिन डी को तैयार कर लेता है। तो हमारा शरीर विटामिन डी और कुछ अन्य विटामिन का निर्माण कर सकता है। कौन कौन से विटामिन है जिससे हमारा शरीर खुद बनाता है? पहला है विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण होता है। त्वचा पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें पड़ने पर कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर के विटामिन बनता है। तो अगर आपके शरीर में कहते नहीं भैया आप लोगों को धूप में बैठना चाहिए सर्दियों के दिनों में, क्यों? उस समय जो है विटामिन डी आपके शरीर में बनता है। कहीं तेल आपने शरीर पर लगा लिया तो तेजी से विटामिन डी बनता है। देखिए,
नियमित शारीरिक गतिविधि भी विटामिन डी के उत्पादन में मदद करती है। विटामिन डी मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है। अगला है नियासिन, ये भी अपना शरीर बनाता है खुद। तो प्रोटीन ट्रिप्टोफैन में नियासिन का निर्माण होता है। नियासिन को विटामिन बी थ्री भी कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बायोटिन है। आंतों में मौजूद जीवाणुओं से बायोटिन का निर्माण होता है। तो ये आंत में जो जीवाणु होते हैं ई कोलाई, उनकी मदद से जो है आपका बायोटिन का निर्माण होता है, और बायोटिन जो है वो बालों के लिए बहुत आवश्यक होता है। अगला है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो एक सींग वाला गाढ़ा गैंडा जो है वो मुख्यतः असम में पाया जाता है। अन्य कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? क्योंकि ऑप्शन तो हमें मिला नहीं है। तो देख लीजिए, एक सींग वाले गैंडे भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। भारत में इनकी सबसे बड़ी आबादी असम में है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में इनकी 90% से ज़्यादा आबादी है। सबसे ज़्यादा जो है असम के काजीरंगा में पाए जाते हैं। दुनिया भर में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडों का लगभग 70% हिस्सा इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और नेपाल के जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर भी जो है गैंडे पाए जाते हैं। देखिए, एक सींग वाले गैंडों के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो ये अर्धजलीय होते हैं, अक्सर दलदली इलाकों और जंगलों, नदियों के किनारों पर रहते हैं। ये पोषक खनिज युक्त जगहों पर भी पाए जाते हैं। इन्हें आईयूसीएन ने रेड लिस्ट में अति संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया है, यह भी आपको याद रखना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2200 से ज़्यादा एक सींग वाले गैंडे आपको देखने को मिल जाएँगे। अगला देखिए, अगला आपसे भैया राजस्थान का पूछ लिया है, अभी तो एमपी का पूछ रहा था। राजस्थान का पूछा है, बीसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? तो 2 बांध आपसे पूछे गए हैं। कल बांध की हमने वीडियो बनाई थी सुबह, उसको आप ज़रूर देख लेना। और अभी एक कोई एक्स्ट्रा वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं, जो मतलब कि एक्स्ट्रा वीडियो हम लेकर के आते हैं 10 बजे के आस-पास, तो वो वीडियो भी लेकर के आने वाली है। तो बीसलपुर बांध राजस्थान में स्थित है। देखिए, तो बीसलपुर बांध भारत के राजस्थान राज्य के टोंक जिले में बनास नदी पर खड़ा एक गुरुत्व बांध है। इसका निर्माण 1999 में पूरा हुआ था, और इसका प्रयोग सिंचाई एवं जल प्रबंधन के लिए किया जाता है। इसमें कुल 18 गेट देखने को मिलते हैं। चलिए, अगला है, आपका पूछा गया था कि इनमें से कौन-सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल के बारे में आपको जानकारी देते हैं, कौन-कौन सी रबी की फसलें हैं। तो चना जो है वो रबी की फसल हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा चना, गेहूँ, जौ, मटर, सरसों और अलसी, जिसे हम रबी की फसल कहते हैं। देखिए, इसकी टाइम पीरियड देख लीजिए, टाइम पीरियड भी पूछते हैं। तो रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और बसंत ऋतु में काट ली जाती हैं। रबी की फसलों को पानी के अलावा ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। रबी की फसलों की खेती पूरे भारत में की जाती है, लेकिन उत्तर और उत्तर पश्चिमी जो इलाके हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है, वहाँ पर अच्छे मात्रा में रबी की फसलों की खेती की जाती है। रबी की फसलों को बोने का समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। काटने का समय अप्रैल से जून के बीच में होता है, जो गेहूँ वगैरह आपके कटते हैं। अलसी की खेती वर्षा आधारित क्षेत्रों में खरीफ फसल के बाद रबी में शुद्ध फसल के रूप में जानी जाती है। यानी अलसी को हम जो है रबी और खरीफ दोनों में मानते हैं, लेकिन आपको अलसी को रबी की फसल में ही मानना है। अगला है, मानव में लौह तत्व की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितना आयरन जो है वो मानव शरीर में होना चाहिए? तो 3 से 5 ग्राम आयरन अपने मानव शरीर में होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा, ना इससे कम। ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं। तो मानव शरीर में आयरन यानी लोहा तत्व की मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से 3 से 5 ग्राम होनी चाहिए। यह शरीर के कुल वजन का 0.004% होता है। आयरन की मात्रा पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग होती है। औसत ऊंचाई वाले पुरुषों के शरीर में करीब 4 ग्राम आयरन होता है, जिनकी ठीक-ठाक हाइट होती है। महिलाओं के शरीर में करीब 3.5 ग्राम आयरन होता है। बच्चों में आमतौर पर 3 ग्राम या उससे कम आयरन होता है। आयरन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे ज़रूर पूछा जाएगा। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। आयरन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रोज़ाना 10 से 18 ग्राम मिलीग्राम जो है आपको आयरन लेना चाहिए। आयरन का ज़्यादा सेवन करने से लौह विषाक्तता भी हो जाती है। ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, ज़्यादा आयरन नहीं लेना है। आयरन विषाक्तता के लक्षणों में पेट दर्द, मतली और उल्टी शामिल है। अगला देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें बदल जाता है? जब पाचन हो जाता है तो प्रोटीन किसमें बदलता है? तो पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड्स में बदल जाता है। देखिए, पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है। प्रोटीन का रासायनिक पाचन पेट से शुरू होकर के छोटी आंत पर खत्म होता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी आपको बताया था, आमाशय में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और प्रोटीएज नामक एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड की छोटी श्रृंखलाओं में तोड़ देते हैं। अगला देखिए, विश्व का बांध पूछ लिया भैया। न्यूरेक बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो न्यूरेक बांध ताजिकिस्तान में स्थित है। न्यूरेक बांध
ताजिकिस्तान में बक्स नदी पर बना है। यह दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा मानव निर्मित बांध है। दुनिया का है भैया, ध्यान रखना, दुनिया का सेकंड है। इसकी ऊंचाई 304 मीटर है, जिसे हम फीट में कहें तो 997 फीट इसकी ऊंचाई है। न्यूरिक बांध से जुड़ी कुछ खास बात देख लीजिए। इस बांध का निर्माण 1961 में शुरू हुआ था और 1980 में पूरा हुआ था। ताजिकिस्तान में यह बांध स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी की बात करते हैं। देखिए, तो हिंदी में एक प्रश्न आया था आपका, फल फूल में कौन सा समास रहेगा, आत्मनिर्भर में कौन सा समास रहेगा। ये दो प्रश्न आपके समास के आए थे। इसके अलावा एक प्रश्न मुहावरा का था, एक प्रत्यय का था, विलोम शब्द आपका एक पूछा गया था, पर्यायवाची एक पूछा गया था, एक उपसर्ग पूछा था, गद्यांश पद्यांश मिलाकर के 15 नंबर का आया था और इसी में से आपका ग्रामर पूछा जा रहा था। बाकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एक आपका जो है हिंदी की पेडागोजी में वाइगोस्की महोदय से एक प्रश्न पूछा गया था। बाकी पूरी पेडागोजी आपकी पूछी गई थी। पेडागोजी अपनी हिंदी पेडागोजी वाली पीडीएफ से फंस रही है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अभी जो एग्जाम देकर के बच्चे आए उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा सर आपकी पेडागोजी की पीडीएफ पढ़कर चले जाएं, आराम से हम पेडागोजी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश की हो, या फिर आपका जो है ईवीएस की पेडागोजी हो, सबको आप आसानी से कर सकते हैं वो पेडागोजी की पीडीएफ पढ़ करके। चलिए बाल विकास की बात करते हैं, तो लॉजिकल समझ पर आधारित 3 से 4 प्रश्न दिए गए थे, जो आप पढ़ कर के दिमाग लगा करके उनको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना? जो आप मतलब कहते हैं ना कि एक बालक स्कूल जा रहा है, पढ़ने में कमज़ोर है, बताइए क्या करेंगे? तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, जो मतलब अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप उसको कैसे समझाएँगे, ये सब वगैरह। शिशु मृत्यु दर ज्ञात करने का फ़ॉर्मूला क्या होता है? यह पूछा गया था। 2 आपका एक पूछा था, मौर्य और डॉक्टर मार्टिन ये किस देश के निवासी थे? ठीक है? तो ये कोई लेखक वगैरह होंगे। अगला है, जो आपका बधिर होते हैं, बधिर जिनको कानों में दिक्कत होती है, तो बधिर होने के लिए कितनी साउंड तक सुनने की क्षमता होनी चाहिए? अगर उससे कम साउंड सुनते हैं तो बधिर में काउंट किए जाएँगे। पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक विकास की विशेषता पूछी गई थी। धानेराय का एक प्रश्न पूछा था, समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न पूछे थे। पशुपालन से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये सीडीपी वाली पीडीएफ में पशुपालन के बारे में अच्छे से करा रखा है। लगभग 2 प्रश्न आपके पशुपालन से पूछे जा रहे हैं कि पशुओं को शेड में कैसे बाँधेंगे, किससे बना होता है, कंक्रीट से बना होता है, ये सब तो हमने बताया था। अभी कल ही पूछ लिया था कि भैया पशुओं का शेड किससे बना होता है, तो कंक्रीट और ईंट से बना होता है। हमने अपनी पीडीएफ में अच्छे से कराया है। उनकी बीमारियाँ भी बताई हैं कि अगर उनको आमने-सामने बाँधेंगे तो क्या बीमारी हो जाएगी, कैसे उनको बाँधा जाता है, पूँछ से पूँछ की विधि क्या होती है, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है? देखिए, एक प्रश्न कुहलबर्ग से और भाषा पर वाइगोस्की के विचार पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला है संस्कृत। अब कुछ लोगों ने संस्कृत के कुछ आपके टॉपिक भेजे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर संस्कृत का पेपर तो हो ही नहीं रहा है, इंग्लिश चालू हो गई है। तो देखिए कहीं-कहीं पर इंग्लिश के पेपर तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी संस्कृत के कुछ लोग रह गए हैं, तो संस्कृत का पेपर भी पैरेलल चल रहा है, ठीक है? तो संस्कृत में आपका पैराग्राफ पूछा गया है, 15 नंबर का पैराग्राफ है, श्लोक और गद्य खंड दोनों मिला करके, और इतने सिंपल प्रश्न आ रहे हैं आपके कि आप उस गद्य खंड में ही देख करके आसानी से इसके आंसर लगा सकते हैं, अगर आप समझ गए तो। अगला है, एक आपका वाच्य परिवर्तन से पूछा है, संधि विच्छेद से 1 प्रश्न, विभक्ति से 2 प्रश्न, पेडागोजी की बात करें तो थानेडाइक का 1 प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया है। उपसर्ग पूछे गए हैं आपके लकार 1 से 2, शुद्ध वाक्य और प्रत्यय में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पूछा गया है। चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। उससे पहले मैथ देख लें भैया, मैथ देख लें पहले। जुकाम भी हो गई हुई है, लेकिन भैया वीडियो बनाना है, पीडीएफ भी लगातार आप सबके पास भेज रहे हैं। देखिए 2 प्रश्न आपके आयु के पूछे गए थे, अनुपात के 1 प्रश्न पूछा गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका पूछा गया था, उसके बाद में समद्विबाहुक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो सूत्र याद करके जाना भैया। सरलीकरण से 2 से 3 प्रश्न, संख्या पद्धति से 1 से 2 प्रश्न, उसके बाद 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यह आपको बताना था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है? यानी प्रथम मान लीजिए दिया था वहाँ पर प्रथम 7 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 8 संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो सूत्र लगा करके उसका आंसर हो रहा था। और बच्चे ने बताया कि सर उसमें एग्जैक्ट सूत्र ही पूछ लिया था कि सम संख्या निकालने का सूत्र क्या होगा, ऑप्शन में सूत्र ही दिया गया था। त्रिभुज के 2 कोणों का मान दिया था, तीसरे कोण का मान बताना था। समानुपात का एक प्रश्न आया था, उसमें तीसरे पद का मान आपको बताना था कि 2 ऐसे दिए थे, 1 मिनट ऐसे दिए थे, 2:4 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 5, इस तरह से था। क्वेश्चन मार्क का आपको मान बताना था, ठीक है? अगला देखिए, एक प्रश्न आया था, उसमें दूरी की सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, फिर पूछा गया था इसमें दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन-सी होगी? उसके बाद में 76 - 74 85 74 - 85 और 4 को जोड़ना था, ऐड करना था। बड़ा सिंपल सवाल आ रहा है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। उसके बाद जो आपकी मैथ पेडागोजी है, वो अपनी पेडागोजी वाली पीडीएफ से आई है,
जो मैथ की पेडागोजी की पीडीएफ हमने आपको दी है, लगभग 2 से 3 पीडीएफ दी है। आसानी से आप पीडीएफ पढ़ करके मैथ पेडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं। गणित शिक्षण की अधिगम विधियाँ भी हमने पीडीएफ में दे रखी हैं, वो भी पढ़ करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? बाकी बोर्ड मास के 2 प्रश्न और चिन्ह परिवर्तन के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं और यही सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा चिन्ह परिवर्तन वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करके आपको जाना है। चलिए, इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या परिवर्तन है, क्या कैसा इंग्लिश में अब आ रहा है पैटर्न। तो 10 प्रश्न आपके पैसेज के आ रहे हैं, उसी पैसेज में से ही आपसे जो है ग्रामर पूछ रहे हैं। इसी पैसेज में आपके 2 प्रश्न सिनोनिम्स के पूछे गए हैं पैसेज के अंदर से ही, ठीक है? उसके बाद पैसेज में ही अंडरलाइन वर्ड कर दिए गए हैं और अंडरलाइन वर्ड की मीनिंग पूछी है कि इसका अर्थ क्या होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है? बाकी 2 प्रश्न आपके टेंस के पूछे गए हैं, 1 प्रश्न आपका प्रीपोज़िशन का और 2 प्रश्न आपके पीक्यूआरएस यानी अरेंजमेंट के भी 2 प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल स्तर के आ रहे हैं, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। इस तरह का आपका इंग्लिश आ रहा है, तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के आप जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, बाकी भैया जिन लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है, वो लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक आपको और स्क्रीनशॉट दिखा दें, ये देखिए, सर मेरे 113 नंबर आए हैं, 3 दिन पहले हमने पढ़ाई शुरू की थी पीडीएफ से और आसानी से आज भैया उनके 113 नंबर आ गए हैं, ठीक है? और उन्होंने अपने नंबर शेयर किए हैं, तो ये पीडीएफ पढ़ कर के फ़ायदा हो रहा है लोगों को, ठीक है? यहाँ पर भी देख सकते हैं सर पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो आपको अभी बताते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी। 111 नंबर आए हैं, आपकी पीडीएफ ली थी मैंने, यहाँ पर देख सकते हैं। 98 नंबर आए हैं, पीडीएफ इन्होंने भी ली थी और हमारे पास क्वेश्चन भी भेजे हैं, ठीक है? तो आप लोग भी पीडीएफ प्राप्त करके एग्ज़ाम को आसानी से क्वालीफाई कर सकते हैं। कल रात 12 बजे तक सबकी पीडीएफ भेजी जा चुकी है। अब हम बैठने वाले हैं सुबह, अभी-अभी जगे हैं 6:30 बजे, ठीक है ना? थोड़ा-सा लेट हो गया, लेकिन सुबह बैठने वाले हैं और सबके पास में एक-एक करके पीडीएफ अगले आधे घंटे में सबके पास पीडीएफ पहुँच जाएगी, ठीक है? इसको आपको स्कैन करना है, इस पर ₹15 का पेमेंट करना है। स्कैनर खोलिए अपने गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम का, उसके बाद वहाँ पर गैलरी का ऑप्शन आएगा, गैलरी के ऑप्शन में जा कर के ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में इस नंबर पर आपको जो पेमेंट आपने ₹15 का किया है, इस नंबर पर एम्पीटेड पीडीएफ लिख करके सेंड कर दीजिए। तुरंत की तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। जैसे अगर आप आज हम जल्दी खाली हो जाएँगे, तो तुरंत पीडीएफ भेज देंगे, नहीं तो 15 मिनट या फिर आधे घंटे में पीडीएफ आ जाती है। ठीक है ना? अगर कोई अपडेट होती है तो हम डीपी पर बता देते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक पीडीएफ भेजी गई है, नेक्स्ट पीडीएफ इतने बजे भेजी जाएगी, उतने बजे आप तक पीडीएफ पहुँच जाती है, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दी गई है, उसको भी जॉइन कर लीजिए। मिलते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये कल का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस था, ठीक है? धन्यवाद।